राज्यों की जंग है और सबसे बड़ा मुकाबला है। इसीलिए मुकाबला में आज हम बात कर रहे हैं कि 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुकाबला। तो आइए सबसे पहले आपको यह बता दें कि हुआ क्या है। चुनाव की तारीखें अब घोषित कर दी गई हैं। यूपी में कब कहां है चुनाव आपको वो बता दें और डिजिटल प्रचार की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दें। पार्टियों को क्या क्या होगा मैं आपको यह बता दूं। ये तो ये आप स्क्रीन पर जरा देख लें। जो ऊपर की जो डेट्स आप देख रहे हैं ये डेट्स हैं उत्तर प्रदेश के 7 चरण के चुनाव की। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च। ये 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा वैलेंटाइंस डे चुनाव के साथ मनाएंगे, यानी कि 14 फरवरी को एक फेज में इन तीनों जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव 27 फरवरी और 3 मार्च को, और नतीजे आएंगे 10 मार्च को। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाते हैं जिससे आपको एक अंदाजा लगे कि कहां किधर चुनाव हो रहा है। इस मैप को जरा फुल फ्रेम कट कर लेते हैं तो आपको मैं ये बताऊं कि 10 फरवरी को जो प्रथम चरण का चुनाव होगा उसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा ये जिले हैं जो पड़ेंगे। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। तीसरे चरण में कासगंज, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, जालौन, महोबा, झांसी और ललितपुर। अगला चरण जो है उसमें हम आपको बता दें पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। 5वां चरण होगा बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज और चित्रकूट में। उसके बाद आइए अब आपको बताते हैं छठा चरण। यह होगा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया। और 7वां और आखिरी चरण यह होगा मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और गाजीपुर और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी जहां पर है वाराणसी। इन सब जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। आइए अब आपको और जानकारी दे दें कि क्या अलग अलग चीज हो रही है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव आयोग ने जैसे ही बोला कि अब डिजिटल प्रचार होगा। देखिए हुआ क्या है कि 15 जनवरी तक अब ऑनलाइन कैंपेन होगी, क्योंकि अब जो रैली, रोड शो इन सब पर प्रतिबंध लग गया 15 जनवरी तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तुरंत नेता लोग शुरू हो गए और एक कैंपेन शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी का 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, मायावती का 10 मार्च सब साफ, बहन जी है यूपी की आस, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर आ रहे हैं भगवाधारी। ये बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ये कैंपेन शुरू कर दी है। कांग्रेस भी अपनी कैंपेन की तैयारी कर रही है। तो इतने सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा एक चीज आपको और बताते चलें, पार्टियां, चुनाव आयोग ने और एक जो बड़ा अहम फैसला लिया है वो ये है कि पार्टियां बताएंगी क्यों आपराधिक छवि के उन्होंने उम्मीदवार बनाए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से नो योर कैंडिडेट KYC ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको अपने कैंडिडेट के बारे में सारी चीजें कि वो कितना बड़ा अपराधी है वो भी पता चल जाएगा। तो ये आज का पूरा घटनाक्रम है। आज जो जो चीजें हुई उसके बारे में उसका पूरा ब्यौरा आपको दे दिया है। चुनाव कुछ इस प्रकार होंगे। हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे सबसे पहले मेहमान हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। शायद इस उम्मीद में होंगे कि अगले मुख्यमंत्री भी बने। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अब चुनाव की घोषणा हो गई, एक ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है और वो भी वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी। यह रोमांस जनता के साथ आपका रहेगा या नहीं? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उत्तराखंडियत हमारा सामूहिक रोमांस है और उत्तराखंड के लोगों का और मेरा, हम उत्तराखंडियत के लिए समर्पित है। और ये चुनाव उत्तराखंडियत के लिए बहुत क्रूशियल चुनाव है, क्योंकि जो पीढ़ी राज्य आंदोलन से निकल करके आई है वो अंतिम दौर में है।
और इसके बाद जो है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको उत्तराखंड के संघर्ष की जानकारी नहीं है, वो उत्तराखंडियत को इतनी गहराई से समझते नहीं। इसलिए ये उत्तराखंडियत को फिर से नुमाया करने के लिए और उसके झंडे को ऊंचा उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और हरीश रावत उस संघर्ष को बहुत लंबे समय से लड़ रहा है। इसलिए हरीश रावत को नहीं, अपने प्रथम प्यार उत्तराखंडियत को उत्तराखंड के लोग वोट करेंगे। और 14 तारीख परिवर्तन की तारीख होगी। इस दिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को परिवर्तन के प्रतीक के रूप में सत्ता में लाएगी। नहीं, लेकिन हरीश जी आप मुझे बताइए, बीजेपी तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनके मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के लोग जो कैंपेन कर रहे हैं लगातार, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज का बखान करते हैं कि वापस तो हम ही आएंगे। देखिए, भाजपा जो है दिखावटी पार्टी है और बड़े बड़े दावे करती है, मगर ये दावे किसी समय चल गई, लेकिन अब उनकी चलेगी नहीं। ये 5 साल में उनकी बहुत पोल पट्टी खुल गई है, असलियत मालूम हो गई है। अब आप एक जरा सा कल्पना करिए, जिस तरीके की आज महंगाई है, उस महंगाई में कोई भाजपा को वोट देना चाहेगा? और उत्तराखंड में इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, और उत्तराखंड जैसे रोजगार मूलक प्रदेश के अंदर जो सरकार पदों को सृजित करने के बजाय उनको मृत घोषित करे, उसको कोई पसंद करेगा? और भ्रष्टाचार आज शिष्टाचार बन चुका है। कोरोना में दूसरे नंबर का सबसे कुप्रभावित राज्य उत्तराखंड था। उसमें कुंभ में जिस तरीके का घोटाला हुआ, टेस्टिंग घोटाला, उससे जो छवि हमारी खराब हुई कि हम कोरोना स्प्रेडर हैं देश के अंदर, तो उससे भी उत्तराखंड के लोग आहत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन बिल्कुल फेल हो गया, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, बहुत आहत महसूस करते हैं उत्तराखंड के लोग। ये सर्वाधिक शिक्षित प्रांतों में से एक है केरल, और हमारे बीच में एक कंपटीशन है कि शिक्षा में कौन आईएएस है करके। उस प्रांत के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो कि उसको 3 मुख्यमंत्री दे दिए जाए। एक मुख्यमंत्री को जो 3 साल 300 दिन मुख्यमंत्री रह चुका है, उसको बजट सत्र के बीच में से उठा करके अचानक बदल दिया जाए, जबकि वो वित्त मंत्री भी है। और ये मैं एक नई चीज देख रहा हूं हरीश जी, पंजाब में पंजाबियत की बात हो रही है, उत्तराखंड में उत्तराखंडियत की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अस्मिता पर कांग्रेस पार्टी बड़ा जोर दे रही है। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अस्मिता के सवाल पर होना चाहिए, वहां की संस्कृति आदि पर वोट होना चाहिए। उसी तरीके से हम डिपोजिटरी हैं, जो हिमालयन संस्कृति है उसके जो है, यदि हिमालयन संस्कृति, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धामों की संस्कृति, गंगा और यमुना के सृजन की संस्कृति यदि खतरे में पड़ जाएगी और उसकी भावनाएं खतरे में पड़ जाएंगे, आखिरकार उत्तराखंड राज्य आंदोलन, कोई उत्तर प्रदेश से कोई हमारा बैर था क्या? 27 साल उन्होंने हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, हम तो उनके बड़े आभारी हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन हमको लगा कि उसके साथ हमारी जो पहचान है, जो शाश्वत पहचान है, हिमालयी पहचान है, वो समाप्त हो रही है। इसीलिए हमने राज्य को अलग करने का इतना बड़ा संघर्ष करा। और उस संघर्ष के मूल्यों का प्रतीक जो है उत्तराखंडियत है। दो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं हरीश जी। एक सवाल तो ये है कि अभी आपका एक बयान जो है वो थोड़ा विवादित हो गया, जिसमें आपसे जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे या चेहरा आप ही होंगे, उस पर आपने बोला कि जो ऊपर वाला बाबा बद्रीनाथ तय करें और सोनिया गांधी तय करें वही होगा। और देखिए क्या दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ही हम ये सवाल पूछने जा रहे थे, हरीश रावत जी अब वापस आ गए। आपका कनेक्शन जरा सा लूज हो गया था। मैं आपसे पूछा, आपका एक बयान जो है वो बड़ा विवाद हुआ उस पर कि जो ऊपर वाले बाबा बद्रीनाथ चाहें और जो सोनिया गांधी चाहें वही होगा। आपने भगवान की तुलना सोनिया गांधी से कर दी, इस पर आपकी आलोचना हो रही है। एक बात है, इस देवता बद्रीनाथ केदारनाथ हैं, उनके आशीर्वाद के बिना चल नहीं सकते हैं। और पार्टी के अंदर मेरी नेता सोनिया गांधी जी हैं, उनका आशीर्वाद आवश्यक है। तो इसमें विवाद की क्या गुंजाइश है? चलिए, हाँ, मैं भाजपा वालों की तरीके से भगवान के ऊपर मोदी जी को नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं सोनिया जी को भगवान से नीचे ही देखता हूँ। भगवान सबके आराध्य है, और भाजपा के भी है, हमारे भी आराध्य है। मेरा आखिरी सवाल, आप ये बताइए, ये वही उत्तराखंड है जहां पर एक नफरती गैंग धर्म संसद के नाम पर नफरत फैला रही है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको लगता है उत्तराखंडियत की बेइज्जती ऐसी धर्म संसदें भी हैं और उत्तराखंड की बेइज्जती ये लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई?
इस तरीके के अनर्गल, जिसमें महात्मा गांधी की आलोचना हो, जिसमें मनमोहन सिंह जी के सीने में गोलियां उतारने की बात की जाए, जिसमें धर्म विशेष के विषय में नफरत फैलाने वाली बातें की जाएं, वो गंगा के तट पर हो रहा है। जिस गंगा के पानी से आदमी ऊपर वजू करता है तो नीचे जो है आचमन करता है, जो गंगा सबको शीतल करती है। इन्होंने तो हमारी हरिद्वार की पहचान को दाग लगा दिया। और राज्य सरकार है कि वो इतनी ऐसे बयान बहादुर तो उन्हीं के सिखाए हुए लोग हैं ना, उन्हीं के प्रोडक्शन है, इसलिए कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करें? ये तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रहे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही उस संस्कृति के हैं जिस संस्कृति से ये सरकार अवतरित हुई है। ये असहिष्णुता की संस्कृति, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति नहीं है। ये न विवेकानंद की शिकागो के भाषण से निकली हुई संस्कृति जो उन्होंने व्याख्या की थी सनातन धर्म की, न उससे मेल खाती है। ये तो एक नई प्रकार की संस्कृति, अभ्रंश संस्कृति पैदा हो गई है। तो उसकी देन है। जो कुछ धर्म संसद में हुआ है वो निंदनीय है, और उत्तराखंड उससे बहुत आहत महसूस कर रहा है, उससे हमारी पहचान को और बिगाड़ा है। जी हरीश रावत जी, बहुत बहुत बधाई हो, और हम आपको ऑल द बेस्ट कह रहे हैं कि आपका जो डेट है उत्तराखंड के साथ, जो रोमांस है उत्तराखंड के साथ, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पर आप सफल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और आप एनडीटीवी के साथ भी हमारा रोमांस ऐसे ही बना रहे। नहीं भाई, नेताओं से हमारा बिल्कुल कोई रोमांस नहीं है हरीश जी, ऐसा है। अरे हम तो एक तरफा प्यार भी तो होता है, हमारा देश के करोड़ों लोगों का एक तरफा प्यार है एनडीटीवी से। ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान ओम प्रकाश राजभर, अध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मुकाबला में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, अब सारा जो जिम्मेदारी है वो आपका जो गठबंधन है वो उसके ऊपर है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे कहां लड़ा जाएगा, कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। आपको लगता है कि ये समीकरण आपने बना लिया है? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अब की ये सब काम नहीं आएगा। देखिए, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तब तो काम आए, जब बीजेपी के साथ नहीं है तो स्वाभाविक कहेंगे कि बेकाम के हैं। हम लोगों ने ग्रास रूट पर 2019 के बाद से लगातार हम लोग विधानसभावार बूथ पे जाकर के हम लोगों ने संगठन बनाया, और संगठन बना करके हम अकेले नहीं, हम अपनी पार्टी का बनाए, प्रेमचंद प्रजापति जो भागीदारी पार्टी है वो अपना बनाए, राष्ट्र उदय पार्टी बाबूराम पाल जी अपना बनाए, भारत माता पार्टी रामसागर बिंद अपना बनाए, किशोरा पटेल अपना दल कबीराबादी उन्होंने अपना बनाया, संजय चौहान जनता क्रांति पार्टी उन्होंने अपना बनाया, समाजवादी पार्टी अपना बनाई। मोर्चे में जितने लोग हैं हम सब लोगों ने मिलकर के बूथ स्तर पे अपना संगठन खड़ा कर रखा है, और संगठन खड़ा करके जो आज के तारीख में जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लोग चुनाव में जाते हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग बहुत पहले से उनके बीच में हैं। जैसे आज किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है अन्ना पशु। अन्ना पशु से किसानों की फसल नुकसान हो रही है। सड़क पर आप चलिए तो आम आदमी अन्ना पशु से लड़ करके 70% ट्रामा सेंटर में लोग आ रहे हैं। इस बात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, इस बात को किसान भी जान रहा है, और सड़क पे जो उससे घटना से घटित हो रही है जिसके साथ वो भी जान रहा है। महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मच गई है, और बेरोजगारी चरम पे हो गई है, इसको भी आम आदमी जान गया है। और प्रदेश में जो शिक्षा की बात होनी चाहिए तो ये हमेशा धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। देश समाज तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा होगी, ये शिक्षा से दूर भागते हैं। नहीं देखिए, ये राजभर जी जो आप बोल रहे हैं वो बातें सब सही हैं, लेकिन चुनाव से एकदम पहले एजेंडा कौन सेट कर रहा है? चुनावी जीत में जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो आपको लगता है कि एजेंडा इस बार आप और अखिलेश यादव सेट कर सकते हैं? ये सारी चीजों को लेकर के आप जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जरूरी मुद्दे हैं और इन्हीं पर जनता वोट करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी सफल रहेगी? जनता इन्हीं मुद्दों पर अपने पैसे से हम लोगों के, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे सभा हो, रैली हो, अपने पैसे से लोग आ रहे हैं। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने अखबारों में देखा, टीवी पे देखा
कि सरकारी बसों से गांव के जो मनरेगा के मजदूर, समूह की औरतें और आपके संविदा के कर्मचारी, सारे अधिकारी कर्मचारी रैलियों में लाए जा रहे थे। लाद करके डीएम आदेश करते थे, चिट्ठी लिखते थे कि 40 लाख पीडब्ल्यूडी विभाग से दे दिया जाए रैली करने के लिए, 30 लाख उस विभाग से दे दिया जाए। तो ये साबित करता था कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग उनकी रैलियों में नहीं जाना चाहते हैं। जबरी झूठ बोल करके कि आपका मानदेय बढ़ाएंगे, आपको जो है जो बकाया है उसको पैसा की घोषणा होगी। लोग रैलियों में तो गए, जब ये घोषणा नहीं हुई, मानदेय नहीं बढ़ा, तो वहां से लोग गाली देते हुए चले आए। और हम लोगों की रैलियों में आप उठा के देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए। हम लोगों के यहाँ लोग जो हम लोग उनके बीच में बात रखे हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना की, हमने कहा है कि 6 महीने के अंदर करा देंगे। हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली आपको हम फ्री देंगे सरकार बनते ही। हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। हम प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे। इस मुद्दे के आधार पे जनता हम लोगों को ठीक है। पर राजभर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जैसे चुनाव आयोग ने बोला है कि कैंपेनिंग सड़क पर, रैली में, ये सब 15 जनवरी तक नहीं होगी और उसके बाद भी रिव्यू किया जाएगा कि हो सकती है या नहीं। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है ये बढ़ेगा ही। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक जो बात बोली कि लोग अपने आप से रैली में आ रहे हैं, अब तो रैली ही नहीं होगी? नहीं, अब रैली की जरूरत नहीं है। जब हम लोग उन लोगों के बीच में, जब अब हम लोग दोबारा रिपीट करने गए तो उन लोगों ने कहा कि अब आप लोग हम लोगों को मत परेशान करिए, हम लोग चुनाव आयोग की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, किसी दिन वोट की तारीख आ जाएगी। हम लोग उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए मन बना चुके हैं और जनता का कहना है कि कांग्रेस का ग्रास रूट के संगठन नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ली है और भारतीय जनता पार्टी को विदाई करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में बचा कौन है? पर राजभर जी, मेरा एक सवाल ये भी है, एक बात ये बोली जा रही है और मैं इस पे जरा आपका मत ले लूं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे तो जिस समुदाय का आप प्रतिनिधित्व करते हैं या संगठन या लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अब उस समुदाय और उस संगठन में भी ये बात फैल गई है कि मोदी चेहरा है, राजभर चेहरा नहीं है, और उस समुदाय विशेष में भी दो फाड़ है। हो सकता है वो पूरी तरीके से आपके पीछे ना, ये उनका मत है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानूं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, पहले वो अपने घर में झांक के देख लें। मोदी जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पैदल कर दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में, और मोदी जी ने गुनगुनाते हुए ये गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जब इस बात की खबर पूरे देश में फैली तो 5 दिन के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कंधे पर हाथ रख करके फोटो खिंचवा के दिखाया कि मैं सही, ये मैं प्रमाणित करता हूं कि योगी जी को मैंने पैदल किया था। अब वहीं देखिए, योगी जी को पैदल करते हैं और केशव मौर्य को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली बुलाते हैं और दिल्ली बुला करके उनको सोफा पर बैठा करके उनसे कहते हैं कि देखो तुम भी पिछड़ी जाति पे, हम भी पिछड़ी जाति के हैं। योगी जी ने तुमको स्टूल पर बैठाया था, अपने सोफा पर बैठे थे, और स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति का, उसको भी फाइबर की कुर्सी पर बैठाया और अपने भी जो है सोफा पर बैठा। तो कितने दिन अपमान वहां झेलोगे? अब वोट देने दिलाने का समय तुम्हारा बीत गया, अब उसके लिए काम मत करो। ये मोदी जी ने बुला करके आपको कैसे मालूम राजभर जी? ये तो ये सब आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप रूम में थे। नहीं, मैं रूम में नहीं था। अच्छा, आप बताइए, इनको पैदल कर दिया जा रहा हमारे मुख्यमंत्री जी को, और उनको सोफा पर बैठा करके कान में काबत दिया जा रहा। ये प्रमाणित तो दिख रहा है ना कि पिछड़े नेता वहां बैठ करके क्या गुनगुना रहे हैं। तो भाई, तो हमारे तो जो दिमाग में है वही हम सोच रहे हैं कि यही बात वहां गुनगुना रही है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो लड़ाई अजय शर्मा को भेजा गया। मुख्यमंत्री को बहुत गरूर था, अजय शर्मा को हम डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, अंत में मिनिस्टर बनाना पड़ा उनको ना। आपने देखा, और जिस कृष्ण गोपाल के दम पे योगी जी बहुत उछल रहे थे, कृष्ण गोपाल को ही किनारे लगा दिया गया। अब ये क्या करेंगे बेचारे? चलिए, ये सारी बातें जनता तक डिजिटल माध्यम से पहुंचेंगी या नहीं? जनता समझदार है, आपके पक्ष में जाएगी या
मोदी जी के पक्ष में जाएगी ये नहीं जानते, लेकिन हरीश जी को भी बधाई दी इस चुनावी मौसम में जाने के लिए। आपको भी बधाई दे रहा हूं इस चुनावी मौसम में जाने के लिए। ऑल द बेस्ट। हमारे हिसाब से जो नतीजा आएगा वो 10 मार्च को देखेंगे और आपसे बात जरूर करेंगे उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। सरकार बना के दिखाएंगे आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आइए अब मुकाबला शुरू करते हैं। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, और राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी से। राघव, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप फोन पर हैं, आपके पास अभी थोड़ी देर में वापस जाऊंगा। आलोक वत्स, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब चुनाव की कैंपेनिंग 15 जनवरी तक रुकी हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें इलेक्शन कैंपेनिंग कुछ दिनों के लिए बंद होगी? ये अपने आप ही हो जाना चाहिए था, इसको चुनाव आयोग प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हो गया। देर आए दुरुस्त आए। इस बदले हुए हिसाब में आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्योंकि प्रचार और प्रसार डिपार्टमेंट में बीजेपी काफी आगे रहती है। देखिए संकेत जी, ये तो होना ही था। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जब ये नोटिफिकेशन करेगा तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस अभी के माहौल में जरूर लाएगा, और हमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी जो कैंपेनिंग थी, जो वोटर्स के पास हमारी रीच थी, वो ऑलरेडी हमारे मुख्यमंत्रियों ने और प्राइम मिनिस्टर ने वो पूर्व में ही करके लगभग सारा संदेश लोगों में जा चुका है। और हम इन सब के बावजूद अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं लोगों से, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का अभूतपूर्व परिवर्तन हमने मौलिक ढांचे में किया है राज्यों में, और जिस तरीके की प्रगति की रफ्तार बढ़ाई है, वो दोबारा हमें आशीर्वाद देंगे और हम प्रचंड बहुमत से इन सभी राज्यों में दोबारा अच्छा, मैं देख रहा हूं वो डिजिटल कैंपेन भी शुरू हो गई है। वो पिक्चर जरा वो चला देते हैं हम लोग, जो अलग अलग प्लेकार्ड अब पार्टीज ने रिलीज करना शुरू कर दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो या बसपा हो। जैसे ये अखिलेश यादव हैं, 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, डॉक्टर खान। उसके बाद मायावती भी पीछे नहीं है, एक प्लेकार्ड उन्होंने भी बना दिया, 10 मार्च सब साफ। और बीजेपी का तो है ही, राज तिलक, देखिए करो तैयारी। देखिए, जब फिजिकल रैलीज बैंड हो गई है तो नेचुरल है कि कैंपेनिंग डिजिटल और वर्चुअल मोड में होगा। हाँ। और सभी लोग करेंगे, हम भी करेंगे। हाँ। अभय दुबे, और ऑलरेडी हमने उसकी तरफ स्टार्ट कर दिया है। अभय दुबे, इस तरीके के प्रचार में आप अपने आप को मजबूत पाएंगे या कमजोर? नए किस्म का प्रचार हो गए। नहीं, प्रचार नए किस्म का होगा, मगर वास्तविकता का धरातल अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो वोट मिलेगा। अभी कह रहे थे बहुत बुनियादी बदलाव किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो बंगाल का ब्रिज और चीन का एयरपोर्ट के फोटो दिखाकर प्रचार बताना पड़ता है इन लोगों को। आज जो चुनाव आयोग ने अपनी पत्रकार वार्ता ली है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जी के कैंपेन से भी वो प्रभावित हुए हैं। आप देखिए, सबसे अधिक महिला वोटर उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, ये उन्होंने बताया। 11.34 लाख नई बच्चियां ऐड हुई है जो वोट करेंगी, और 1620 बूथ उन्होंने कहा ऐसे रखे हैं जो शुद्ध रूप से महिला ही उनकी देखभाल करेगी। वहां पर वोटर्स को से लेकर के पीठासीन अधिकारी से लेकर सारा हैंडल महिला करेगी। तो मुझे लगता है प्रथम दृष्टि ये पहला कदम है जो प्रियंका गांधी जी की जीत दिखाई देता है। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, इस स्वर्णिम अवसर है इन 5 राज्यों के वोटर्स के लिए, वो पूरे देश को दिशा दिखा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे जनहित की जीत है। अगर आप देश के नागरिकों पेट्रोल के दाम फिर से 70 रुपए करना चाहते हो, डीजल के दाम 56 रुपए करना चाहते हो, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर, 70 रुपए किलो की दाल, अगर ये सब चाहते हो महंगाई से निजात, तो भाजपा को हरा दो। उपचुनाव में ये आपने लिटमस टेस्ट था जिस पर यह तय हुआ था कि भाजपा मानती है। अगर एमएसपी का कानून बनाना चाहते हो किसान भाइयों, तो यह स्वर्णिम अवसर है। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना होगा। 27 रुपए आय किसानों की रह गई है। अगर 2 गुनी आय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो तभी मानेंगे जब आप इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देखिए ऐसा है कि अब
डिजिटल माध्यम से आप कैंपेनिंग बाद में कर लीजिएगा। जो सवाल मैं पूछ रहा था उसका जवाब मुझे चाहिए था। राघव चड्ढा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। चाहे कैंपेनिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कुछ भी हो, टिकट तो फिजिकली ही देना पड़ेगा। और कल पंजाब से कुछ तस्वीरें आई जिसमें आपके बारे में ये कहा गया कि इतनी मार पिटाई हो गई कि आपको पीछे से हटना पड़ा और जाना पड़ा, और आम आदमी पार्टी जो है वो बंदोबस्त ठीक से नहीं कर पाई। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, उस पर प्रतिक्रिया आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, आपने देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा। मैंने साफ तौर पर बताया कि हमारी पार्टी के कुल 1 करोड़ सदस्य हैं पंजाब में, उसमें से चुनाव तो सिर्फ 117 लोग लड़ सकते हैं क्योंकि 117 सीटें। अब जिसको नई टिकट मिलती है उसके मन में रोष होता है। हमने कल ही जलंधर की कुछ टिकट्स अनाउंस करी थी। जो लोग सोच रहे थे शायद उन्हें मिल जाएगी, उनके मन में इच्छा थी चुनाव लड़ने की, उनको टिकट नहीं मिली, जाहिर तौर पे वो नाराज थे, उनमें आक्रोश था। मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। नीचे कुछ 2 ग्रुप्स के बीच, एक जो टिकट चाह रहे थे उनको नहीं मिली और एक जिनको मिल गई, आपस में उनके वॉलंटियर्स और वर्कर्स में झगड़ा हो गया। मुझे सूचना मिली कि नीचे झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सी लड़ाई हो रही है, लोग आक्रोशित हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शांति से खत्म करके, आप सारे पत्रकारों के जवाब देके अलग से शांति से निकल गया। मैं वहां जाता तो फ्रिक्शन बढ़ जाता। कोई बात नहीं, नाराज थे, हमारे ही परिवार के लोग हैं, इनको बैठ के मनाएंगे, चाय पिला के मनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट की लड़ाई उसी पार्टी में होती है जिस पार्टी की सरकार बनने वाली है। आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल की लहर है, आज हमारी पार्टी में ही तो टिकट की लड़ाई होगी। आपने सुना पंजाब में कि कोई बीजेपी की टिकट के लिए लड़ाई हो रही हो कि मैं संगरूर से लड़ूंगा, मैं लहरे से लड़ूंगा, मैं सानेवाल से लड़ना चाहता हूं, मैं समराले से लड़ना चाहता हूं, मैं तलवंडी साबो से सुनाम से लड़ना चाहता हूं। बीजेपी की तो कोई लड़ाई नहीं हो रही क्योंकि वो जीत नहीं रहे, वो कहीं दौड़ में नहीं है। केजरीवाल तो राघव ऐसे लग रहा है आपने पार्टी में तो ये तो स्पिन दे दिया आपने। सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए। देखिए, साफ तौर पे हर परिवार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोकझोंक होती है। अब बीजेपी इसका प्रचार कर रही है, बीजेपी दिखा रही है कि मैं उस लड़ाई का हिस्सा था, मैं नीचे था जब लोग, अरे मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था जब लोगों के बीच में आपस में थोड़ा आक्रोश नहीं। पर राघव, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना, चलिए ये एक प्रकरण है, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता है पिछले 4-5 दिन में, 2-3 दिन में ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के जो बातें चल रही हैं पंजाब में, उससे माहौल बदला है? पूरा नैरेटिव पंजाब में पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है। क्या इसका राजनीतिक असर होगा? मैं जरा पहले वाले सवाल पे एक चीज और, फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा संकेत भाई। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक पाक साफ पार्टी। यहां पर मेरिट देखकर टिकट दी जाती है। सब लोग नहीं चुनाव लड़ते, बहुत लोग चुनाव लड़वाते भी हैं। जब दिल्ली में चुनाव हुए पहली बार, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा, दूसरी बार चुनाव हुआ, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा, तीसरी बार चुनाव हुआ तो मुझे पार्टी ने मौका दिया। तो जरूरी थोड़ी है कि आप हर बार चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए पंजाब में हमारे बहुत सारे लोग टिकट चाह रहे थे, हमने सबको मनाया, प्यार से बिठाया, एकदम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम परफेक्टली क्लीन तरीके से चल रहा है। लेकिन कहीं एक आधे हल्के में छोटा बहुत झगड़ा हो गया, उससे ऐसा प्रचार करके हमारे विरोधी दिखाना चाहते हैं कि न जाने क्या हो गया। लहर आम आदमी पार्टी की है तो टिकटों की लड़ाई भी आम आदमी पार्टी में होगी। ठीक है। जहां तक आपकी बड़ी सवाल है बीजेपी बनाम कांग्रेस का, मैं पंजाब में पिछले 1 साल से अधिक हो गया मुझे आम आदमी पार्टी का को इंचार्ज बने हुए। मैं पंजाब के एक पिंड, एक हल्के में गया, लोगों से मिला। मैं आपको संकेत भाई पूरे विश्वास से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है पंजाब में। पंजाब की आवाम बीजेपी से नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर मिलता था जब वो अकालियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, उतना वोट शेयर जो वो 20 सीटों पे लड़ते थे, उतना वोट शेयर भी इस बार नहीं मिलेगा, जबकि वो इस बार शायद 117 सीटों पे लड़ेंगे या 80-90 सीटों पे लड़ेंगे। बीजेपी का नामो निशान मिट चुका है पंजाब से, पंजाब के लोग नफरत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा में चूक हुई उसका खंडन हमने भी किया। प्रधानमंत्री जी बहुत अनपॉपुलर है पंजाब में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सुरक्षा में चूक हो। और कांग्रेस की मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई संकेत भाई कुछ इस प्रकार हो गई है कि चन्नी साहब की झाकड़ साहब से नहीं बनती, झाकड़ साहब की सुखी रंधावा साहब से नहीं बनती, सुखी रंधावा साहब की बाजवा साहब से नहीं बनती, और नवजोत सिंह सिद्धू की तो किसी से भी नहीं बनती। ये सिर्फ आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस सरकार जो है उसमें कानून व्यवस्था पंजाब में चरमरा गई है। बेअदबी के इंसिडेंट्स होते हैं, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है। आज पूरा पंजाब
एक विकल्प की ओर देख रहा है। सबकी जुबान पर मैं एक ही चीज है, एक मौका केजरीवाल ने। आज सबकी जुबान पे एक ही चीज है, एक मौका केजरीवाल ने। लोग कांग्रेस और अकाली दल के इस भ्रष्ट शासन से परेशान हो गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं लड़ाई। दुबे जी का राइट टू रिप्लाई। डॉक्टर खान मैं आपके पास आऊंगा, एक राइट टू रिप्लाई दे दें दुबे जी को। देखिए संकेत जी, मुझे जो सूचना है कि किस बात का झगड़ा हुआ। राघव जी बड़े अच्छे राजनेता हैं और हाथापाई जायज नहीं है किसी के साथ भी हो। झगड़ा इस बात का नहीं, मेरे साथ कोई हाथापाई हुई नहीं, वहां मेरे साथ कोई हाथापाई हुई नहीं। मैं तो ऊपर बैठा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। नहीं, ये तो नीचे आपस में तो वर्कर्स लड़ रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। झगड़ा इस बात से हुआ कि कुछ लोग जो किसान थे नीचे, वो ये नोटिफिकेशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा साहब ये केजरीवाल जी ने इतिहास का सबसे बड़ा धोखा दिया हमको। ये एक मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूं। ये नोटिफिकेशन है दिल्ली सरकार का। दिल्ली, सोमवार 23 नवंबर 2020, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये कृषि के कानून नोटिफाई कर दिए केजरीवाल साहब ने, जो मोदी जी ने लागू कृषि के क्रूर काले कानून। वहां किसानों ने कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा धोखा दे रहा है आदमी, इतना बड़ा धोखेबाज तो हमने देखा नहीं। और वहां कहा सुनी हो गई किसानों में और आपके कुछ कार्यकर्ताओं में, उन्हीं में फूट डल गई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ नेताओं को वहां पर चुप के पीछे के दरवाजे से भागना पड़ा। मारपीट हुई कि नहीं हुई इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता और ना मैं उसका समर्थक हूं। और जितने झूठे वादे वहां, सुनिए ना संकेत जी, जितने जल्दी बेचारे डॉक्टर खान रह गए। नहीं अभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। संकेत, तो ये इससे बड़ा फ्रॉड कुछ हो सकता है क्या? अरे हमने पहले ये बात कर रहे हैं बिजली की। अच्छा एक काम करते हैं राघव चड्ढा, आपको मैं आपका राइट टू रिप्लाई दूंगा। एक बार डॉक्टर खान बोलने बेचारे, नहीं तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कि समाजवादियों की आवाज दबा दी। पंजाब एक सेकंड बात करने के लिए बैठे हैं डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड। ये पंजाब से थोड़ा सा बाहर निकल के और उसके बाद राघव चड्ढा और आलोक वत्स दोनों को उनका राइट टू रिप्लाई मिलेगा। डॉक्टर अजीज खान, मुझे आप ये बताइए, इस नए कैंपेनिंग के तरीके से और इस कोविड के दौरान हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देखती है वोटरों को? क्योंकि देखिए एक फर्क साफ है कैंपेन। अभी मैं लखनऊ में था, आपके कार्यालय के एकदम बाहर पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी का, तो अब ये सब तो होगा नहीं। जी देखिए संकेत जी, चूंकि वक्त की मांग है और चूंकि कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है, तो जिस तरीके से ये डिजिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, नो डाउट कि ये होना चाहिए और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज के डेट में वो ये है कि जो बीजेपी है उसके पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शासन सत्ता में रही है, उसके पास पैसा है, आईटी सेल जो है उनकी वो झूठ फैलाने में मास्टर है, माहिर है। आज आप देख रहे हैं कि किस कदर विज्ञापन, झूठे विज्ञापन लगातार टीवी चैनलों पे आ रहे हैं, पोस्टर में लगाए गए, तमाम लोगों में फैलाए गए, वीडियो बनाए गए, वायरल किए जा रहे हैं। तो मेरा चुनाव आयोग से एक मांग है कि इस तरीके के जो वीडियो बनाया जाए, कम्युनल हेट के, कम्युनल तरीके स्पीचेस के, वो वीडियो वायरल ना हो और जो साइटों पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे वो किसी सोशल मीडिया पर हो, उसको इमीडिएट हटाया जाए। पहली बात। आपने कहा कि साहब इससे आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? एक बात आप समझिए संकेत जी, पहला वाकया है और पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता आज इस चुनाव का जब ये घोषणा हुआ है तो वाकई में बहुत खुश है, क्योंकि वो एक उत्साह अंदर से है। उसकी वजह है क्योंकि वो इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को हटाना चाहती है। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कहीं ना कहीं उत्साह है, क्योंकि चुनाव का तारीख जब घोषित होता है तो लोगों में उत्साह नहीं होता था। पहली बार उत्साह है, क्योंकि लोग अपने आप में घुटन महसूस हो रही थी लोगों को। 5 साल कह रहे थे कैद में है, लोगों से जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं किए गए। लेकिन हमारा एक सुझाव भी है इलेक्शन कमीशन से कि वो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोकतंत्र का पर्व है उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने की जरूरत है। क्योंकि जो जिला पंचायत, जो पंचायत चुनावों में हुआ वो ना रिपीट हो। किस कदर साड़ियां खींची गई, लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए गए, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए और उसके साथ साथ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। और जो बीजेपी आज उसके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा ना हो कि एक तरफा चुनाव हो। हम जानते हैं हालांकि प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होता है, जनता देख रही है। 5 साल इन्होंने जिस कदर झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया, जनता जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हेट स्पीच जरूर देंगे, इसके वीडियो वायरल करेंगे, इनके सोशल साइट से इन वीडियो को हटाया जाए, ये मेरी मांग है। और जो भी इनके नेता कम्युनल किसी तरीके का स्पीच देते हैं, वो लगातार टेलीविजन पे बोलते हैं,
वो कतई उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं लगा सकती है। नहीं तो आपका आरोप क्या है? आपका ये कहना है कि क्योंकि रैली नहीं होगी तो नफरती स्पीच फैलाई जाएंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। आलोक वत्स आपका जवाब, आलोक वत्स आपका जवाब। डॉक्टर खान का ये कहना है कि अब क्योंकि रैली फिजिकली नहीं होगी तो आप नफरत का सहारा लेंगे। जोर जोर से बोलने से झूठ सच में नहीं परिवर्तित हो जाता है। नहीं, सच तो ये है कि उत्तराखंड में गिरफ्तारी नहीं हुई है नफरत गैंग की, सच तो यही है। यति नरसिंहानंद यानी कि दीपक त्यागी वो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है। अरे केस से क्या होता है? अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो 3 हफ्ते से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जो यूपी की बात ये कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि 5 साल से लोग त्रस्त थे, 5 साल के बाद लोग क्या फिर गुंडाइज्म चाहते हैं? जो गुंडे जेल में हैं, जो पलायन कर गए हैं, उनकी वापसी चाहते हैं? चौक चौराहे पे जो ये समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के बगल में रिवॉल्वर रख के जो तांडव होता था, उसकी वापसी चाहते हैं क्या? प्रदेश के जवाब देने का मौका दीजिए। प्रदेश के धन को लूट कर और करोड़ों की जमीन को हथियाने चाहते हैं। ठीक है, वहां के ठीक है। मैं राघव चड्ढा के पास एक बार वापस जाना चाहता हूं क्योंकि समय खत्म हो रहा है। राघव जी, जो नई तरीके की कैंपेनिंग है, सर जवाब देने का मौका दीजिए। नई तरीके की कैंपेन, इनके राज में अमन चैन नाम की कोई चीज नहीं। अरे भाई, आपके विधायक मारे जा रहे हैं, किसान मार रहे हैं, स्टेज पे चढ़कर किसान मार रहे हैं आपके विधायकों को, घर में गांव में घुसने नहीं दे रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? जो गुंडागर्दी हो रही है। चलिए एक सेकंड, मेरे पास समय बहुत कम है। हर साल 12,000 क्या है ना, आपको हमारे पास महीना भर है, पूरी डिबेट पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो हम ये करते रहेंगे। राघव चड्ढा लास्ट कमेंट। राघव चड्ढा प्लीज। राघव चड्ढा। संकेत भाई, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आज चंडीगढ़ में एक बड़ी अजीब घटना घटी और जो पंजाब के आने वाले चुनावों के लिए बड़ी रेलेवेंट है, बड़ी प्रासंगिक है। आज चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अपने अलायंस कर एक गुप्त गठबंधन, एक हिडन अलायंस कर अपना मेयर बना लिया। और आम आदमी पार्टी, जिसके पास जनादेश था मेयर बनाने का, उसको मेयर नहीं बनाने दिया गया चंडीगढ़ में। कुछ ऐसा ही कहीं पंजाब में भी होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी कांग्रेस को सारा वोट बीजेपी और अकाली दल ने ट्रांसफर कराया कि कुछ भी कर केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोक दो। ये शिरोमणि अकाली दल के खुद राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल ने आपके एनडीटीवी चैनल पर कहा था। आज कहीं वही परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं कि ये सब लोग एक हो गए हैं। पंजाब का चुनाव केजरीवाल वर्सेस ऑल हो गया है, जिसमें बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस रल के मिल के एक गुप्त गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की आवाम इससे सावधान रहे और इस बार बदलाव को वोट पड़ेगा। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने किसान बिल नोटिफाई कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, ये जानते हैं कि हमारी आधी सरकार है और ये जानते हैं कि राज्यपाल नोटिफाई करता है यहाँ पे कानून। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पंजाब की आवाम आपको जवाब देगी इलेक्शन में, जब कांग्रेस और अकालियों का सुपड़ा। अच्छा, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, मेरे पास समय खत्म हो गया है। राघव चड्ढा, अभय दुबे, डॉक्टर खान और आलोक वत्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद, जब हम आपको कुछ और प्रतिक्रिया सुनाएंगे। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।